नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। वक्फ संशोधन बिल 2024 को 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन इस बिल को लेकर सरकार विपक्ष और अपने सहयोगी दलों को साथ लाने में नाकाम साबित हुई, जिसकी वजह से वक्फ संशोधन बिल का पास होना बेहद मुश्किल हो गया और सरकार को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी के पास वक्फ संशोधन बिल को भेजना पड़ा। आज इसी कमेटी की बैठक जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में होने जा रही है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या विपक्ष के साथ आम सहमति बनने में कामयाब हो पाएंगे? क्या जिन बदलावों को सरकार करना चाहती थी, क्या वो बदलाव कर पाएगी? क्योंकि इस कमेटी में सत्ता के साथ विपक्षी दलों के नेता भी हिस्सा ले रहे हैं। यह समिति वक्फ से जुड़े विवाद को सुलझाने की कोशिश करेगी और अगले सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, क्योंकि इससे पहले संसद में वक्फ संशोधन बिल को लेकर जोरदार हंगामा बरपा था। अब विपक्षी दलों के साथ मुस्लिम सांसदों ने भी पूरी गोलबंदी के साथ सरकार के वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया था। ये जेपीसी ने मैं समझता हूँ कि हम केवल अपने मेंबर के साथ ना करें, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट 2024 का ये एक्ट हम जो अमेंड कर रहे हैं 95 का, तो उसमें जो स्टेट्स के वक्फ बोर्ड हैं उनके चेयरमैन को भी बुलाएं, जो हमारे अल्पसंख्यक के माइनॉरिटीज़ के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे जमायतुल उलमा हिंद हो, या और हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सुन्नी हैं, शिया हैं, बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, अहले सुन्नत हैं, या जो भी आगा खानी हैं, बोरा हैं, उन सब लोगों को हम बुलाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अवसर देंगे। वक्फ बोर्ड के जो अमेंडमेंट बिल हैं उसमें हम लोग चाहते हैं गरीब से गरीब, छोटे से छोटे अल्पसंख्यक जो नागरिक है उनको न्याय मिलना चाहिए। और जो कांग्रेस ने जो सच्चर आयोग रहेंगे 1995 का जो अमेंडमेंट है, उसके पहले का अमेंडमेंट है, जो उन्होंने इसके ऊपर जो कमेटी बनाई थी और वो जो कमेटी ने जो रिपोर्ट रखा था उसके ऊपर ये बिल है। ये अलग कुछ नहीं हम लोग कर रहे हैं, उन्होंने किया नहीं, जो उन्होंने ही कमेटी कांग्रेस ने की थी और उस पर उन्होंने निर्णय नहीं लिया, तो उसी के ऊपर ही ये बिल हम लोगों ने लाया है। तो देखिए, वक्फ बोर्ड को लेकर किस तरह से सियासत हो रही है। सत्ता पक्ष चाहता है कि वक्फ बोर्ड में कुछ बदलाव हो सके, लेकिन विपक्ष नामंजूर है। विपक्ष लगातार गोलबंदी हल्ला बोल कर रहा है ताकि किसी तरह से सत्ता पक्ष को रोका जा सके। और वक्फ बोर्ड को लेकर जो केंद्र सरकार ये कह रही है कि कुछ बदलाव करने हैं, उसमें विपक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि मुसलमानों को परेशान करने की बड़ी कोशिश की जा रही है, चाहे उसमें ओवैसी का नाम हो या तमाम ऐसे मुस्लिम दिग्गज नेता हो, वो लगातार इस चीज का विरोध कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है वक्फ बोर्ड में महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। अब बीजेपी कह रही है महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी तो शायद मुसलमानों को यही डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, और जो तमाम राजनीतिक सियासतदान हैं मुस्लिमों के चहेते, वो यही डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, जिसके चलते इस पूरे मामले को लेकर सियासत उफान पर है। अब ऐसे में बिल में क्या क्या बदलाव होने हैं जरा वो भी समझिए। जहां वक्फ बोर्ड की विवादित संपत्ति का सत्यापन होना है, पहले ये सत्यापन नहीं होता था, अब नया संशोधन सभी विवादित संपत्तियों पर लागू किया जाएगा और ऐसे में वक्फ बोर्ड में महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी। महिलाओं की जो भागीदारी है वो देखने को मिलेगी। वक्फ संपत्तियों का अनिवार्य सत्यापन अब बेहद जरूरी होगा। इसके साथ ही वक्फ संशोधन बिल में डीएम को भी अधिकार दिया गया है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है वक्फ की संपत्ति का डीएम दफ्तर में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। और इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता अमित तिवारी जी, साथ ही डॉक्टर एच.एस. रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। शुरुआत अमित तिवारी जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी। आज जेपीसी की बैठक होनी है जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुछ दिग्गज मौजूद रहेंगे। क्या लग रहा है, क्या कोई सामंजस्य बन पाएगा? देखिए ऋतु जी, सामंजस्य बैठाने के लिए ही इस जेपीसी का गठन हुआ है, वरना बिल में अमेंडमेंट्स तो सरकार ला ही रही थी, उसको एक अध्यादेश के द्वारा इसको अमेंड कर दिया जाता, लेकिन किसी तरीके का कोई विवाद ना हो। मेरा आवाज इको हो रहा है, थोड़ा चेक करा लीजिएगा। तो किसी प्रकार का विवाद ना हो
किसी तरीके से समाज में कोई गलत संदेश ना जा पाए कि ये जो हो रहा है वो गलत अंदेशे से हो रहा है। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जेपीसी का गठन हुआ है और उसके निर्देश में आगे जो डिस्कशंस होंगे कि जो असीमित अधिकार वक्फ बोर्ड को देने चाहिए थे, जो दिए गए थे पिछले कार्यकाल जी, दे दिए गए, क्या उसकी जरूरत थी? क्या इसकी जरूरत थी कि वक्फ बोर्ड जितनी चाहे उतनी जमीनों पर कब्जा कर सकता है? एक तरीके से आप लिखेगा तो ये वक्फ बोर्ड का जो जमीनों पर अधिग्रहण है, इसके द्वारा धर्मांतरण के भी कई सारे मामले आए हैं। किसी भी गांव की एक जमीन को वक्फ कर दिया गया, जब उस गांव का व्यक्ति अपनी जमीन को बेचने गया तो उसको पता चला कि ये वक्फ की जमीन है। अब वो जब वक्फ के ट्रिब्यूनल गया तो पता चला कि या तो आप अपना धर्म बदलिए, नहीं तो आपको ऐसे ही हरासमेंट आपका किया जाएगा। तो इन तमाम मुद्दे जब आए सरकार के संज्ञान में, उसके बाद इन सब संशोधनों को काफी बारीकी से समाज के जो विद्वान हैं उनके थ्रू इसको एडवाइस लिया गया और इनको इन संशोधनों को जेपीसी के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है। मेरे ख्याल से वक्त में महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेंज है, ये एक बहुत ही वेलकम करने वाला चेंज है, इससे कोई भी नकार नहीं सकता। ठीक है सर, लेकिन वेलकम हो कहाँ रहा है? स्वागत इस पूरे बिल को लेकर किया कहाँ जा रहा है? क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि अब हम इतनी मजबूत स्थिति में हैं, चाहे कोई सा भी सदन हो, और ऐसे में वक्फ बोर्ड के इस बिल को लेकर जब आप लोगों के जरिए यहाँ पर पेश किया गया था, उसके बाद आप लोग बैकफुट पर आ गए, ऐसा विपक्ष का कहना। और आपको लगता है कि विपक्ष हामी भरेगा? क्योंकि जब पहले बदलाव हुए वो तो पूरे अधिकार दे दिए गए हैं, अब उन अधिकारों को अगर आप सीमित करेंगे, कम करेंगे, तो निश्चित तौर पर परेशानी तो होगी। नहीं, देखिए, एक चीज समझने की जरूरत है ऋतु जी, कि अगर जनता ने अगर उनको लगता है कि मजबूती जनता ने उनको प्रदान किया है, बल्कि वो तीसरे बार भी विपक्ष में ही बैठे हैं और सरकार हमारी है, अगर उनको फिर भी लगता है कि जनता ने उनको मजबूती प्रदान की है, तो उन्होंने जनता के हित में काम करना चाहिए, उनको जनता के विरोध में काम नहीं करना चाहिए। आज जो वो कह रहे हैं कि वो जनता को भ्रम में डालने का काम कर रहे हैं, उनको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। किस तरीके से, आप एक बात बताइए, किसी भी देश में जो जमीन है उसका अधिकार सरकार के पास होनी चाहिए। ये कैसे हो गया कि एक वक्फ प्रॉपर्टी, एक वक्फ बोर्ड के पास देश में तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी बन गई? ऐसा सोचने योग्य है क्या? तो अगर नहीं है, जब 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो यहाँ से जो लोग छोड़कर पाकिस्तान गए, तो वहां पे जो हिंदू छोड़कर इधर आ रहे थे उनको उनकी प्रॉपर्टी दे दी गई, लेकिन जो मुसलमान यहाँ से छोड़कर पाकिस्तान गए उनकी प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया गया। ये किस तरीके का? और वक्त बाय यूजर, ये तो एक बहुत ही गलत है। आप देखिए, वक्त आप करें किसी मुसलमान की प्रॉपर्टी करें, चलो आपका उसका धार्मिक अधिकार आप बोल सकते हैं, लेकिन आप गैर मुसलमान की जमीन को, मतलब आप एक गैर मुसलमान को हराम, उनको काफिर कहते हैं, पर उनकी जमीन आपको चाहिए। तो किस तरीके से ये पूरा का पूरा एक लैंड जिहाद के तौर पर इस पूरे के पूरे वक्फ बोर्ड को देखा गया, और इसमें अनियमितताएं भी बहुत पाई गई। जो अधिकारी वहां पे थे उनको सिविल सर्वेंट्स का दर्जा दिया जाता है, वक्फ बोर्ड में जो अधिकारी हैं उनको सिविल सर्वेंट्स का दर्जा दिया जाता है। ऐसा आप बताइए किसी भी हिंदू बोर्ड या किसी भी हिंदू मंदिर के? निश्चित तौर पर सर, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। आपने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया, और हाल फिलहाल में राजस्थान से भी एक ऐसा मामला सामने आया था जहां पर एक युवक ने बकायदा आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड के जरिए उसकी जमीन जहां पर वो न जाने कब से रह रहा है वो हड़प ली गई है, जबकि इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन का कहना है कि ठीक है, हमने संज्ञान में ले लिया, आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर, सवाल आपसे कि देखिए, जब लोकसभा चुनाव थे तो संविधान को लेकर किस तरह से भ्रम की स्थिति पैदा की गई थी, विपक्ष ने ये लगातार आप लोग आरोप मढ़ रहे थे, और सीधे तौर पर उसका नुकसान आप लोगों को लोकसभा चुनाव में हुआ भी था। वो बखूबी आप जानते हैं कि संविधान के बारे में लगातार वो भ्रम की स्थिति आम जनमानस तक पहुंचाई, और ऐसे में जो वोट कटे वो बखूबी सब कुछ आपके सामने है। अब ऐसे में अगर वक्फ बोर्ड को लेकर या तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार भ्रम की स्थिति फैलाएगा तो निश्चित तौर पर आप लोगों को फायदा होगा। आप लोगों की तरफ से कोई विशेष तैयारी या रणनीति बनानी चाहिए ताकि आम जनमानस के बीच में जाएं और बकायदा वक्फ बोर्ड को लेकर पूरी जानकारी दी जाए कि आखिर वो कौन कौन से संशोधन होने हैं। इसी सवाल के साथ मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर एच.एस. रावत जी, आपका रुख करते हुए देश भर का अगर जिक्र किया जाए तो 36 राज्य ऐसे हैं एच.एस. रावत जी जहां पर वक्फ बोर्ड की जमीन संपत्ति पूरी तरह से बढ़ रही है, और ऐसे में कई लोग ऐसे जो पीड़ित हैं, वक्फ बोर्ड ने जिस तरह से उनकी जमीन को, उनके मकान को, उनकी संपत्तियों को हड़प लिया,
वो आज भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, वक्फ बोर्ड में वाकई में संशोधन होना चाहिए? रितु जी, संशोधन बहुत पहले होना चाहिए था और पिछली 2 योजनाओं पहले ही हो जाना चाहिए था ये, लेकिन किसी कारण नहीं हो पाया। अब बहुत जरूरी है। देश के अंदर मिलिट्री के पास में सबसे ज्यादा जमीन है। समझ में आता है कि देश की सुरक्षा वो संसाधनों पर इस्तेमाल करती है। रेलवे के पास है, समझ में आता है कि देश के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है जी। लेकिन बखूबी प्रॉपर्टी का मुझे समझ ही नहीं आता कि तीसरे नंबर पर इनकी प्रॉपर्टी क्यों रखी हुई है। जबकि इंदिरा गांधी ने चकबंदी की शुरुआत करी थी, उस समय सीलिंग शुरू करी थी, तो जो बड़े बड़े जमींदार थे 12 एकड़ जमीन से ऊपर उनकी जमीन को एक्वायर करके दलितों के अंदर बांट दिया गया था और भूमिहीनों के अंदर बांट दिया गया था। आज बखवे पास इतनी जमीन है कि उसको सरकार को एक्वायर करके गरीबों को, आदिवासियों को, भूमिहीनों को दे देना चाहिए, क्योंकि उसका कोई इस्तेमाल नहीं। और जो अभी जो कानून बनाया था बाद में 90 के बाद में 92, 93 में, पता नहीं 95 में बनाया था वो कानून, उसमें उसके बाद तो 9 गुना और बढ़ गई। यानी जहां लाख प्रॉपर्टी थी तो अभी 9 लाख के करीब प्रॉपर्टीज हो गई। तो इसका मतलब यह है कि आप वोटों की राजनीति के लिए देश की जमीन को बेच दोगे, आप वोटों की राजनीति के लिए मुसलमानों को खुश करने के लिए आप देश के साथ सौदा करोगे, आप वोटों की राजनीति के लिए उनको खरीदने के लिए आप इतने कानून बना दोगे उनके फेवर के अंदर कि किसी की प्रॉपर्टी जिस पे हाथ रख दे वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो जाएगी। ये बहुत गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। क्योंकि जिस प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं की रेशियो है उस प्रकार से ही उनकी रेशियो के अनुरूप तो समझ में आता है कि भाई सबसे ज्यादा जमीन हिंदुओं के ट्रस्टों के पास होनी चाहिए, उसके बाद मुसलमानों के पास होनी चाहिए, जो बाकी माइनॉरिटी में उनके पास होनी चाहिए। लेकिन इनको सबसे ज्यादा जमीन मिलने का कारण क्या है? ये तो बहुत बड़ा एक घोटाला है और इस घोटाले को मोदी सरकार जो ठीक करने की कोशिश कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं तो कहता हूं सरकार से जितना जल्दी हो सके इसको करना चाहिए, इसका अधिग्रहण भी कर लेना चाहिए और ये वक्फ बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए। अभी ये लोग बोलते हैं कि हिंदुओं के मठों के पास बड़ा पैसा है, इनको ये नहीं पता हिंदुओं के जो मठ हैं, हिंदुओं के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, वो सब सरकार के अधीन है। सारा सरकार पैसा लेती है, उसमें से खर्चे के लिए कुछ पैसा दिया जाता है। तो क्या वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो है या जो मस्जिदें हैं उनसे सरकार थोड़ी लेती है? और ये सब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को बेचते हैं, लीज के ऊपर देते हैं और उससे पैसा कमा रहे हैं। बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है, बहुत बड़ा षड्यंत्र इसके अंदर चल रहा है। यहाँ सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है और ये समिति को भी इसमें कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहिए। जी। अब डॉक्टर हामिद हुसैन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के। सर, बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में आपका। और चूंकि देखिए वक्फ बोर्ड को लेकर वैसे आधी चर्चा हो चुकी है, लेकिन आज जेपीसी की मांग जो बैठक है उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई दिग्गज रहेंगे, तो आपको क्या लग रहा है जो समन्वय बनना चाहिए, क्या वो बन पाएगा? एक मत हो पाएंगे आप दोनों? नहीं, पहली बात तो जो प्रवक्ता बोल रहे थे उनको समझ में नहीं है कि वक्फ प्रॉपर्टी होती क्या है। वक्फ प्रॉपर्टी वो होता है, मान लीजिए मैं प्लेस किया कि ये अनाथालय बनेगा, मदरसा बनेगा, मस्जिद बनेगा, उसके लिए मैंने अपनी प्रॉपर्टी उनको वक्फ को दान दे दिया उस पर्पस के लिए। तो ये मेरी बात आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। तो ये होता है वक्फ प्रॉपर्टी जो मुस्लिम्स डोनेट करते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए, मस्जिद हो, मदरसा हो, अनाथालय हो या कोई चिकित्सालय हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, जो मुस्लिम्स डोनेट करते हैं और वक्फ को डोनेट करते हैं, वो है प्रॉपर्टी। और वक्फ प्रॉपर्टी आपका जो है एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जैसे मंदिर में मैं बताता हूँ, मैं सोनपुर में रहता हूँ, वहाँ 108 मंदिर है, वो मंदिर का प्रॉपर्टी है, वो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसी और की प्रॉपर्टी नहीं है। क्या मंदिर को प्रॉपर्टी हम लेकर तोड़ के लोगों में बांट दें? यह संभव है? चकबंदी जो बात कर रहे हैं वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के बारे में है, प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में उनको पता नहीं है, थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। ये जो इशू आया है, आपको बता दूं, इशू इसलिए आया है कि जो अंबानी जी के प्रॉपर्टी जो बॉम्बे में है, जो घर नहीं सुनिए, जो अंबानी का घर जो बना हुआ है अंबानी जी का, वो प्रॉपर्टी है आपका वक्फ प्रॉपर्टी थी, जिसमें ये कलीम साहब ने दान दिया था अनाथालय बनाने के लिए। अब उन्होंने कुछ घपला करके उसको कुछ रिजोल्यूशन पास करके कुछ लोगों का साइन करा के वो प्रॉपर्टी में वक्फ से ले लिया, उसका कोर्ट का केस चल रहा है। तो अंबानी जी ने मोदी जी को कहा कि इससे मुझे बचाइए, इस वजह से सारी चीजें जो शुरुआत हुई हैं इसलिए हुआ है। अच्छा। रही बात, इनको ये पता नहीं है जनाब को, कहीं चर्च की प्रॉपर्टी होती है, मंदिर की प्रॉपर्टी होती है, किसी और की प्रॉपर्टी होती है। कहा था कि अरे मैं गया था अभी संस्कृत विद्यालय में, उनकी प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मंदिर भी वहां पर है, तो क्या उसको दखल करेंगे?
जो आप चेंजेस की बात कर रहे हैं कि सेक्शन हम चेंज कर रहे हैं कि उसमें एक हिंदू इंडिविजुअल भी होना चाहिए, एक मुस्लिम भी होना चाहिए। आप बताइए किसी मंदिर में आप बोर्ड में किसी मुस्लिम को रखेंगे क्या? रखना चाहिए क्या? भाई हिंदू लोग हिंदू ऑर्गेनाइज करेंगे, मुस्लिम। मैं ये कहना चाहता हूं कि दूसरे कुछ बातें हैं जिसको हमको देखना चाहिए। वक्त सही तरह से मेंटेन नहीं हो रहा है, उसमें कुछ तब्दीली की जरूरत है। मुसलमानों के उसमें जो है माइनॉरिटीज, उसमें जो डिफरेंट माइनॉरिटीज कम्युनिटीज हैं, चाहे आगाशाही हो, चाहे आपको सुन्नी जमात हो, बरेली जमात, सबका रिप्रेजेंटेशन उसमें होना चाहिए, रिफॉर्मेशन होना चाहिए। सिस्टम इज डायनामिक, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन 2-3 बातें जो बता रहे हैं, जो चेंजेस की बात कर रहे हैं वो नहीं कर रहे। ना ही सरकार कह रही है कि आज प्रॉपर्टी को हम ले लेंगे, गरीब बांटेंगे। ये कहां से लाए, कुछ समझ में नहीं आता। जिसको समझ में आया उसको कम से कम बैठाइए ना, जिसको समझ में नहीं है, बिल्कुल ही समझ में नहीं, ऐसे लोगों को प्लीज इसमें मत बैठाइए। ये वक्त की प्रॉपर्टी क्या चीज है नहीं जानते हैं। क्या मंदिर की प्रॉपर्टी सरकार ले सकती है? और सरकार लेना चाहिए तो हम विरोध करेंगे। और मैं मुस्लिम की हैसियत से नहीं कर रहा हूं। आवर कंट्री इज अ सेकुलर कंट्री। आर्टिकल 25 से 28 तक कहा गया कल्चरल राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सब सारी बातें बताई गई है, उसमें दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वक्त प्रॉपर्टी मेंटेन सही तरह से नहीं हो रहा है, इस बात हामिद को हम हुसैन जी, मानते हैं। मतलब मोटा मोटा और क्या मानकर ये रिफॉर्मेशन की चला जरूरत है? जाए जो सरकार बदलाव कर रही है ये बदलाव नहीं करने चाहिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। हाँ, सरकार को नहीं करके, जैसे एक मंदिर में कुछ बदलाव करना है तो मंदिर के जो लोग हैं उनको कहा जाए भाई इसमें ठीक नहीं चल रहा है, आप लोग थोड़ा सा नियम कानून बदलिए और थोड़ा सा हमें बताइए कि क्या नियम कानून। वक्फ बोर्ड में अगर कहीं खराबी, ऐसा नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डिफेंडिंग द वक्फ बोर्ड फंक्शन, उसमें जो तब्दीली लाना चाहिए वो तब्दीली लाना चाहिए। लेकिन कौन लाएगा? वो जो वक्फ बोर्ड के लोग हैं उनको लाने चाहिए, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से मुस्लिम लोग लाने चाहिए, हिंदू की अगर प्रॉपर्टी है तो हिंदू अलग लाने चाहिए। अब कहें कि नहीं हम इसको परिवर्तन करना चाहते हैं, एक जो बोर्ड में कम से कम एक हिंदू होना चाहिए, ये कहां से जस्टिफाइड है मुझे बताइए? अंबानी जी को प्रॉपर्टी को वो दिल्ली में उसमें जो आपके प्रॉपर्टी है उसको बचाने के लिए आप तब्दीली लाना चाहते हैं, वो अगर ठीक है। इस एक पॉइंट को अगर हटा दिया जाए तो बाकी जो बदलाव है उसमें ये भी कहा गया है कि महिलाओं की हिस्सेदारी होगी, उससे आप सहमत? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल सहमत है। ठीक है। महिलाएं आजकल बहुत प्रोग्रेस कर रही हैं, महिलाओं को होना चाहिए तब्दील कर। अब अजय मैं बता रहा हूँ एक बात, कि कहीं चर्च को कहीं गवर्नमेंट लेना चाहे तो मैं विरोध करूंगा। किसी मंदिर को लेना चाहे, हमारे यहाँ सोनपुर में रहता हूँ 108 मंदिर है, भुवनेश्वर में सबसे ज्यादा मंदिर है, उसका मुझे भी उसमें एडवाइजर रखा गया, लेकिन मैं बोर्ड में मेंबर नहीं हूँ। उसके प्रॉपर्टी सरकार लेना चाहेगा तो हिंदू के प्रॉपर्टी को, मंदिर के प्रॉपर्टी को लेना चाहेगा तो मैं विरोध करूंगा, और मस्जिद के प्रॉपर्टी लेने को तो विरोध करूंगा। इनको थोड़ा समझ होना चाहिए। ठीक है, जो गलत है गलत का विरोध हामिद हुसैन जी करेंगे। ऐसे में अमित तिवारी जी जवाब दीजिए अब। तो जी देखिए, इन्होंने एडवाइस देते देते आपको भी एडवाइस दे डाली कि आपको किसको बुलाना चाहिए आपके पैनल में, किसको नहीं बुलाना चाहिए। देखिए इनका बस चले तो ये पूरे के पूरे देश को ही वक्फ के नाम कर दें। पहली बात देखिए इन्होंने क्या कहा कि मुसलमानों ने डोनेट किया, तो सबसे पहले तो ये सर्वे होना चाहिए कि मुसलमानों के पास प्रॉपर्टी कितनी थी कि वो देश के सबसे तीसरे नंबर पे प्रॉपर्टी ओनर्स बन गए वक्फ बोर्ड। पहले तो इसका सर्वे होना चाहिए ना कि कितने मुसलमानों ने दान दिया कि वक्फ बोर्ड जो है देश का तीसरा सबसे बड़ा प्रॉपर्टी होल्डर बन गया जमीनों का लेकर। तो सबसे पहले तो इसका सर्वे हो जाए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि किसी मंदिर के बोर्ड में क्या आप गैर मुसलमान को रखेंगे? आप तारकेश्वर मंदिर में चले जाइए बंगाल में, वहां पर फिराद हकीम वहां पर बोर्ड में है। कैसी बातें कर रहे हैं, आपको पता नहीं है तो आपको उसके बारे में विरोध नहीं किया। तो जिन लोगों को पता नहीं है, देखिए आपने उनको भी बुला दिया है तो खैर उनको पता नहीं है, उनकी जानकारी दुरुस्त करनी चाहिए। आज रितु जी हम एक चीज पर तो सहमत होंगे कि ये देश चलना चाहिए संविधान पर। एक संविधान पर चलने वाला देश में एक धर्म विशेष को ट्राइब्यूनल का हक दिया गया, उसका ट्राइब्यूनल है। ये ऐसा कहीं की संविधान में लिखा गया है क्या कि किसी भी धर्म विशेष को ट्राइब्यूनल होना चाहिए? नहीं होना। तो जिस हिसाब से अब वक्फ बोर्ड का ट्राइब्यूनल है उसी हिसाब से हिंदू बोर्ड का भी ट्राइब्यूनल होना चाहिए, उसी हिसाब से सिख बोर्ड का भी होना चाहिए, जैन बोर्ड का भी होना चाहिए, बौद्ध का भी होना चाहिए, सबका ट्राइब्यूनल होना चाहिए। सिर्फ एक धर्म विशेष को क्यों? ये मेरा प्रश्न है। दूसरी बात, इन्होंने जो कहा कि चेंजेस आने चाहिए, वो चेंजेस कोई भी किसी को भी लाने का हक है, तो ये आप अपने जो वक्फ बोर्ड में जो बैठे हुए लोग हैं उनको जाकर समझाइए ना कि इसका विरोध ना करें। जो इसका विरोध हो रहा है और इसके बारे में जो भ्रम फैलाने की स्थिति हो रही है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, निश्चित तौर पे अगर आपको तमिलनाडु का बहुत ही चर्चित, इन्होंने अंबानी की बात की, तमिलनाडु का जो चर्चित गांव है उसमें एक मंदिर है, वो पूरा का पूरा गांव वक्फ के नाम हो गया। पहाड़ को आप वक्फ कर देते हैं, जंगल को आप वक्फ कर देते हैं। अब उसके दस्तावेज आप ढूंढते रहिए, लाते रहिए, ट्रिब्यूनल में जाकर केस लड़ते रहिए। आपको पता नहीं है रितु जी कि अगर आपको उसके ऊपर आपको केस भी करना है ना तो आपको उसको 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा
ऐसा कहीं होता है क्या? ये सरकार को होता है कि हाँ, सरकार को अगर मेरा कोई मसला सरकार के साथ है, मैं सरकार को नोटिस दूंगा, लेकिन आपको वक्त को 2 महीने पहले नोटिस दे देना पड़ेगा कि मुझे आपके खिलाफ केस करना है, तब जाकर उसका केस आप उसको एडजस्टेबल होगा। तो इस तरीके के अनाप शनाप जो पावर होते हैं वो एक देश में एक सरकार के पास होनी चाहिए, ना कि किसी एक पंच विशेष के ट्राइब्यूनल को, ना ही उसके। ठीक है अमित तिवारी जी, हमारे साथ नाजिम खान जी भी जुड़ गए हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। सर बहुत स्वागत करती हूँ नाजिम खान जी आपका। और सवाल यही कि वक्फ बोर्ड में एक बार फिर से इसको लेकर विवाद हो रहा है, और ना सिर्फ विवाद हो रहा है, कई तरह की जो सियासत है वो भी हो रही है। लेकिन सियासत से परे अगर इसे समझने की कोशिश करें तो वक्फ बोर्ड में क्या कोई चेंजेस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए आपकी नजर में, और अगर होने भी चाहिए तो उसके पीछे की वजह क्या है? हाँ, रितु भंडारी जी, देखिए जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर सरकार की नजर है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड की जमीन हमारी अपनी जमीन है, हमारे बाप दादाओं की जमीन है। और जब ये भाजपा के प्रवक्ता बार बार कह रहे थे कि भी ये किसने वक्फ करी है, तो मैं इन्हें बता दूं, ये वक्फ जो जमीन हुई है ये हमारे अपने भाई जो अपने भारत का जब पार्टीशन हुआ था, जब पाकिस्तान चले गए, तो उनकी जमीन है, उनकी जमीनें वक्फ को दी गई है। और वक्फ का क्या काम है? वक्फ का ये काम है कि उन जमीनों को कब्रिस्तान के लिए और इदारे के लिए और बहुत सारी ऐसी चीजों के लिए, और जो गरीब मुसलमान है जिनके पास जमीन नहीं है उनको दे देती है। लेकिन हाँ, वो जो जमीन जिसे दे दी जाती है उसको मालिकाना हक ये नहीं होता कि वो जमीन को दे सकता है। तो देखिए वक्फ का ही है। और इसके साथ पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा जमीन जो है रेलवे विभाग के ऊपर है, लेकिन कभी किसी ने आपत्ति नहीं उठाई। और अगर आपको याद है रितु भंडारी जी, 13,000 एकड़ जमीन जो आर्मी की थी अयोध्या के अंदर, वो एक पूंजीपतियों को बेच दी गई है। अब उन पे आर्मी के जो हमारे आर्मी के जवान है उनका कोई अधिकार नहीं है। तो यही तो चाहते हैं ये लोग कि वक्फ बोर्ड के अंदर खुद अपने बंदों को बिठा लेंगे, जिस तरीके से बात करेंगे हिंदू भाई को बिठा लेंगे, और ताकि मुस्लिम जो जमीन है उनको किस तरीके से कहाँ सौदा करना, वो ये भली भांति इस तरीके की बात और रणनीति बनाना चाहते हैं। लेकिन हम इनको साफ बता दें, ये वक्फ की जो जमीन है ये हमारी अपनी जमीन है, क्योंकि ये मुल्क संविधान से चलता है, और इस संविधान के तहत हम लोगों को सब अधिकार है। लेकिन हमारे जो मौलिक अधिकार का हनन करने वाली बात करी जा रही है रितु जी, ये बिल्कुल सही नहीं है। हम फिर ठीक है नाजिम खान जी, इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल। आपने कहा कि पार्टीशन के बाद जो भी यहाँ पर आपके मुस्लिम भाई थे, पूर्वज थे, उनकी जमीन है, लेकिन सर क्या पार्टीशन के बाद वक्फ बोर्ड के पास कोई जमीन नहीं आई? हाँ, सुन लीजिए रितु जी, देखिए वक्फ बोर्ड के पास पाकिस्तान में जो मुस्लिम समाज चला गया उनकी भी जमीन है, और जो भारत के अंदर मुसलमान रह रहे थे उन्होंने भी अपनी जमीनें दान कर गई है। वक्फ का मतलब होता है कि दान करना, दान कर दी है। हाँ, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत के अंदर वक्फ बोर्ड की जमीनों पे तो सबकी नजर है, लेकिन क्या आश्रम के पास कितनी जमीनें हैं, कहाँ से आई है, कभी तक उस पर कभी जांच हुई, कभी उस पर नजर रखी गई? नहीं नजर रख सकते, क्योंकि वो आश्रम की जमीन है। लेकिन वक्फ बोर्ड की जमीन पे इसलिए नजर रखी जाती है क्योंकि मुसलमानों की जमीन है, मुसलमानों के मौलिक अधिकार को हनन करने के लिए किस तरीके से पर्याप्त कानून में फेरबदल करना वो ये लोग जानते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं हम भारतीय लोग हैं, भारतीय मुस्लिम है, संविधान के तहत बात करते हैं, संविधान के तहत ही हम लोग बात करते हैं कि हमारे अपने ठीक है। मोटा मोटा अगर मानकर चला जाए तो मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। नाजिम खान जी का अमित तिवारी जी, ये एक बड़ा आरोप आप लोगों पर है। लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन उससे पहले हामिद हुसैन जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए आप। मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, जो पाकिस्तान चले गए उसकी जो प्रॉपर्टी वक्फ है उसका बहुत कम हिस्सा है। अब देखिए कुछ राजाओं ने दिया है, तो बहुत सारे राजाओं ने दिया, हिंदू राजाओं ने भी दान दिया है कि मैं आपको क्या मस्जिद बना लो, तो वो वक्फ प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया गया। कुछ लोग, हम लोग जैसे मेरी दादी ने कुछ प्रॉपर्टी दिया आपको कि भाई यहाँ एक मदरसा बनाना, जिसको मदरसा ऐसा बनाना चाहिए जो हिंदू और मुस्लिम दोनों को पढ़ाया जाए और दोनों की सभ्यता पढ़ाई जाए, तो वो हो सकता है। जैसे अनाथालय के कोई प्रॉपर्टी दिया, तो ये है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ जिसमें बहुत अहम बात यह है, ये समस्या क्यों आ रही है। वक्फ में डेफिनेटली कुछ चेंजेस लाने चाहिए, और मुस्लिम समाज को सोचना चाहिए कि हमें क्या चेंजेस वहां लाने चाहिए, वक्फ बोर्ड में क्या तब्दीली लानी चाहिए। वक्फ बोर्ड को खुद को सोचना चाहिए। बहुत सारे प्रॉपर्टीज अनयूटिलाइज्ड है, उसको करना चाहिए। जिस पर्पज के लिए हुआ वो पर्पज भी यूटिलाइज नहीं हुआ है, कुछ रिफॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये बात क्यों आ रही है, अंबानी साहब की शादी में मोदी जी गए थे, तो मोदी जी ने कहा कि बहुत अच्छा घर बना है, तो उन्होंने कहा कि अंबानी जी ने कहा कि सर ये जो वक्फ प्रॉपर्टी में है और कुछ वक्फ प्रॉपर्टी सामने दिया है वो थोड़ा कंट्रोवर्सी चल रही है। वक्फ प्रॉपर्टी किसी और को देने का हक केवल 2/3 मेजॉरिटी वक्फ बोर्ड मेंबर्स का है, जिसमें कि वो 2/3 मेंबर्स के बिना 5 लोगों ने साइन किया, कुछ लोगों ने साइन नहीं किया, 2/3 मेजॉरिटी उसे अंबानी जी की प्रॉपर्टी दी है। पहली बात। दूसरी बात, ये सरकार हर तरह से नाकाम है। विदेश नीति में फर्क है, बोलते हैं कि आप विश्व गुरु हैं, हम वर्ल्ड लीडर हैं,
अब शेख हसीना वाजद के लिए उन्होंने असाइलम तैयार कर नहीं पाई यूके में, यूएई से बात की उन्होंने नहीं दिया। तो वर्ल्ड में तो आपको उनका कोई पूछ नहीं है, फॉरेन पॉलिसी में आप नाकाम है। से बांग्लादेश के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, सारे पड़ोसी देश के साथ अच्छे खराब ताल्लुकात है। आप इकोनॉमी में आप बिल्कुल आपके जो प्राइस राइज हो रहा है, किसान की समस्या है सर, चूंकि मेरे पास समय की भी कमी है और ऐसे में वक्फ बोर्ड को लेकर अभी चर्चा कर रहे हैं, तो महज उसी टॉपिक पर रहते, उसी मुद्दे पर रहते हैं। ऐसे में अमित तिवारी जी आपका रुख करते हुए, पहले तक विपक्ष के जरिए ये भी कहा जा रहा था कि आरएसएस को देना चाहते हैं आप लोग ये वक्फ बोर्ड की जितनी भी जमीन है वो हड़पने के बाद, अब कहा जा रहा है कि अदानी अंबानी यहाँ पे बीच में मैदान में कूद चुके हैं और अगर आप लोगों वक्फ बोर्ड की जमीन अगर केंद्र सरकार के अधीन आ जाती है तो आप लोग सीधा अदानी अंबानी को दे देंगे। इस तरह की बातचीत हुई है पीएम मोदी की। देखिए हामिद जी मेरे ख्याल से जासूसी बहुत अच्छा करते हैं। मोदी जी और अंबानी जी के बारे में बातचीत क्या हुई वो भी उनको पता है। देखिए किस हिसाब से चीजों को किस स्तर पे भटकाया और बरगलाया जाता है, यही चीज मैं कहने का प्रयास कर रहा था। मुसलमान लग रहे हैं लेकिन उनको ये पता नहीं है कि मठ मंदिरों की जितनी जमीनें होती हैं वो सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। क्या कोई भी मस्जिद या कोई भी चर्च या कोई भी और गैर हिंदू संगठन का जो है वो क्या सरकार के क्षेत्र में आता है? नहीं आता है। तो निश्चित तौर पे उस विवाद पे मत जाइए, उस विवाद पे जाएंगे तो आप ही फंसेंगे। निश्चित तौर पर सर देखिए इस पूरे मामले को लेकर सियासत हो रही है और इंतजार महज बस इसी चीज का है कि जब जेपीसी की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी तो क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वो समन्वय बन पाएगा। हालांकि वो स्थिति कम नजर आ रही है क्योंकि इसी चर्चा में हमने देख लिया किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तू मैं का दौर रहा और ऐसे में वही स्थिति कहीं ना कहीं उस जेपीसी की बैठक में रहेगी जब वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चा होगी। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। आने वाले समय में वक्फ संशोधन को लेकर जो यहाँ पर सियासत छिड़ी हुई है वो कैसे पूर्ण विराम लेती है वो देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।